अध्याय एक मात्रक और मापन। किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। यह संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है। जी हाँ, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान, जिसमें हम पढ़ेंगे मात्रक और मापन। तो हम समझेंगे कि मात्रक क्या होता है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने की एक निश्चित आधारभूत है, जिससे आप उसके द्वारा चुने गए एक मान्यता प्राप्त और संदर्भ मानक की राशि की तुलना करते हैं। तो ये तुलना करने का जो मानक होता है उसे मात्रक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर आपको लिखनी है, आप अपनी कॉपी में ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ तक कि किसी भौतिक राशि, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं, किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है, और यह संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है। तो किसी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक संख्या, यानी किसी भौतिक राशि है, अगर हमें उसे मेजर करना है तो उसके मात्रक के माप को एक संख्या, ठीक है, एक संख्या लिखकर व्यक्त किया जाता है। यदि हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशि की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी, ठीक है, यद्यपि कि हमारे द्वारा मापी जाने वाली जो भी नापने, यानी मापने या नापने जो आप समझते हैं, वो मापने वाली जो राशि है, भौतिक राशि है, वो जो भी है बहुत अधिक है, फिर भी हमें इन सब भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की सीमित संख्या की आवश्यकता होती है। यानी कि मात्रकों की सीमित संख्या की ही आवश्यकता होती है, ज्यादा की हमें आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ कुछ की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये राशियां एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती हैं। अब आता है मूल मात्रक। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है, और हमें यहीं से फिजिक्स का फंडामेंटल यूनिट यहीं से स्टार्ट होता है। मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। बस इतना याद रखना है। मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों को मूल मात्रक, यानी मूल मात्रकों को जो योग है, संयोग है, ठीक है, इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन, यानी जोड़कर संयोजन द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? यानी कि भौतिक राशियों के संयोग से बनाए जाने वाला जो मात्रक होता है उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। तो मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों दोनों के, ठीक है, दोनों के संपूर्ण समुच्चय, मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। तो मात्रकों की प्रणाली या पद्धति क्या होती है? मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मूल मात्रक, यानी कि मात्रकों की
प्रणाली या पद्धति कहा जाता है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है? अब समझेंगे हम लोग ये मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बहुत वर्षों तक, जो हम लोग पहले कुछ मेजर करते थे सबसे पहले, तो बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणालियों का उपयोग करते थे। अब से कुछ समय पूर्व तक ऐसी तीन प्रणालियां, जिसे सीजीएस, एफपीएस एवं एमकेएस प्रणाली प्रमुख रूप से प्रयोग में लाई जाती थी। इन प्रणालियों में लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक क्रमशः इस प्रकार है। जैसे सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। एफपीएस प्रणाली में फुट, पाउंड एवं सेकेंड। एमकेएस प्रणाली में मीटर, किलोग्राम एवं सेकेंड। आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है उसमें इसका नाम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। ठीक है, जो फ्रेंच भाषा में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, जिसको फ्रेंच भाषा में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है, जो फ्रेंच भाषा में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहना है। इसे संक्षेपाकार यानी कि शॉर्ट फॉर्म में एसआई लिखा जाता है। ठीक है, एसआई लिखा जाता है। तो एसआई प्रतीकों, जैसे एसआई प्रतीकों या यूनिट मात्रकों और उनके संकेताक्षरों की योजना अंतरराष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो, अंतरराष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे BIPM, द्वारा 1971 में विकसित की गई थी एवं नवंबर 2018 में आयोजित माप तोल महासम्मेलन, ठीक है, नवंबर 2018 में आयोजित माप तोल महासम्मेलन में संशोधित की गई। यह योजना अब वैज्ञानिक, तकनीक, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित की गई। अब एसआई मात्रा को 10 की घातों पर आधारित 10 की घातों पर आधारित दशमिक प्रकृति के कारण इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक है। हम इस पुस्तक में एसआई मात्रकों का ही प्रयोग करेंगे। तो एसआई की 7 मूल मात्रक हैं, जो कि नीचे हमारी यहाँ पे जो सारणी है इसमें दिया है। ये 7 मूल मात्रक हमारे पास हैं, तो जो सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इन 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक भी हैं, जिनको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। पहला समतली कोण डी थीटा, ये है हमारा डी थीटा। चित्र 1.1 ए में ये रहा, दर्शाए अनुसार वृत्त के चाप की लंबाई ds है, यानी ये रही चाप की लंबाई, इसकी क्या है? ds है। और घन कोण डी डेल्टा, जो डी डेल्टा ये रहा, ये घन कोण है। थोड़ा सा सुधार के साथ, दर्शाए वृत्त अनुसार यानी चित्र 1 ए में दर्शाए अनुसार वृत्त के चाप की लंबाई ds और उसकी त्रिज्या r का अनुपात होता है। यानी ये जो r है और ये ds, इन दोनों का अनुपात जो होगा वो एंगल है, यानी डी थीटा इक्वल टू जाएगा ds अपॉन r। ठीक है, यानी कि चाप बटा त्रिज्या, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? चाप बटा त्रिज्या। अब घन कोण हमारा क्या होगा?
तो घन कोण हमारा डी डेल्टा है, चित्र 1.1 बी में आप देख रहे हैं। इसके अनुसार शीर्ष O को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अवरोधन क्षेत्र डी ए मतलब होता है यहाँ का इसका पूरा क्षेत्रफल, ये एरिया, ये पूरी एरिया की बात की जा रही है, डी ए, तथा त्रिज्या r। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, यहां से यहां तक जो जा रही है इसकी त्रिज्या r है, के वर्ग का अनुपात होता है। यानी कि अगर हमें डी डेल्टा निकालना है तो डी ए अपान आर स्क्वायर हो गया, यानी इन दोनों का मतलब इसका डी एरिया और रेडियस का अगर हम वर्ग कर दें तो उन दोनों का अनुपात, अनुपात मतलब आप बटे में लिख सकते हैं, जैसे डी ए बटा आर स्क्वायर, यानी कि डी ए, ठीक है, डी ए बटा आर का वर्ग। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, समतली कोण का मात्रक रेडियन है। अब समतली कोण का मात्रक रेडियन है, लेकिन घन कोण, ठीक है, जिसका प्रतीक आरएडी शॉर्ट फॉर्म में होगा। ये याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि हमें मात्रक पे ही फोकस करना है। तो समकोण, ठीक है, समकोण समकोण का मात्रक रेडियन है, जिसका प्रतीक आर डी है। ये ऐसे कर लीजिए, समकोण का मात्रक रेडियन है, जिसका प्रतीक आर डी है, सॉरी आर ए डी है, एवं घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। तो घन कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन, जिसका प्रतीक क्या हो जाएगा, एस आर। ये दोनों बीमाहीन राशियां हैं, जिनका भी अगर अनुपात होता है वो बीमाहीन राशि हो जाती है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। जो चीज भी अगर फ्रैक्शन में है, तो जैसे हमें रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व निकालते हैं, तो वो भी अनुपात में होता है, तो उसका कोई बीमा नहीं होता है। अब इसके बाद हम एसआई मात्रा को जानेंगे। जैसे लंबाई, हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स अंग्रेजी में कहते हैं, 7 यानी कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और हिंदी में कहते हैं 7 मूल राशियां। 7 मूल राशियां हमारे पास हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मा, गतिकी ताप, पदार्थ की मात्रा। कितनी हो गई ये हमारे पास, और एक हमारे पास क्या बचेगा, ज्योति तीव्रता। ये टोटल 7 होती हैं। अब हम लोग इनको समझेंगे ऐसे। अब थोड़ा सा मैं इसको, हाँ, अब एक साथ करके देखेंगे। ये देखिए, तो जैसे लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होगा, इसका प्रतीक एम होगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और उसका प्रतीक केजी होगा। समय का मात्रक हमारा क्या होगा, सेकेंड, जिसका प्रतीक यस है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, जिसको ए कहेंगे। उष्मागतिकी ताप का केल्विन, ठीक है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीडी कहेंगे। तो ये इनकी परिभाषा है। अब मीटर की परिभाषा क्या है, मीटर किसे कहेंगे, जैसे मीटर लंबाई का एसआई मात्रक है, क्लियर है, यहाँ पे मेंशन है। फिर कह रहा है कि इसे निर्वात में प्रकाश की चाल c के नियत संख्यात्मक मान, ठीक है, इतना, यानी कि 299792458, यानी 299792458 को लेकर, और अगर इसको काउंट करें तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 29 करोड़ 97 लाख 92,458 को लेकर, जो कि मीटर पर सेकेंड मात्रक में व्यक्त है, से परिभाषित किया गया है। जहां सेकेंड, ठीक है, जहां सेकेंड सीजियम आवृत्ति, ठीक है, यानी कि वीईएस के
पदों में परिभाषित है। इस तरह हम किलोग्राम का बता सकते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक है। इसे प्लांक नियतांक यच के नियत संख्यात्मक मान जो 6 पॉइंट, ठीक है, तो ये 6.6260701 इंटू 10⁻⁻34 को लेकर, यहाँ पे इंटू है, जो इंटू गायब हो गया है, इंटू होना चाहिए, नहीं है, तो इंटू 10⁻⁻35 है, को लेकर जेएस मात्रक में व्यक्त है से परिभाषित किया गया है। यह मात्रक जेएस किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के समान है, जहां मीटर और सेकेंड की परिभाषा सी तथा वी सी एस के पदों में दी गई है। अब सेकेंड यानी सेकेंड किसे कहते हैं? सेकेंड एसआई का मात्रक है। इसकी परिभाषा सीजियम आवृत्ति वीसीएस जो सीजियम 133 यानी 133 परमाणु की अक्षुब्ध मूल अवस्था अति सूक्ष्म संक्रमण आवृत्ति है के नियत संख्यात्मक मान, यहाँ पे देखिए फिर से आ जाएगा हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 को लेकर, जिसे हर्ट्ज मात्रक जो सेकेंड पर सेकेंड के समान है में व्यक्त किया गया है। यहाँ से क्या दी गई है? सेकेंड। अब एम्पियर क्या होता है? एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। इसकी परिभाषा मूल आवेश ई के नियत संख्यात्मक मान 1, ठीक है, 1.020176634 गुणे 10⁻⁻19 को लेकर है, जिसे सी मात्रक यानी कि गुलाम सी मात्रक जो एएस के समान है, जहां सेकेंड वीएस के पदों में व्यक्त किया गया है, ठीक है, यहां से दी जाती है 1 सेकेंड। अब केल्विन क्या है? उष्मागतिकी ताप का एसआई मात्रक है। इसकी परिभाषा वोल्टेज मान नियतांक के नियत संख्यात्मक मान 1.38064 गुणे 10⁻⁻23 को लेकर, जिसे जे के, ठीक है, जे यानी जूल पर केल्विन मात्रक से व्यक्त किया गया है, जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, जो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन के समान है, जो किलोग्राम मीटर और सेकेंड को एच सी और बी सी एस के पदों में परिभाषित किया जाता है। यहाँ से दी गई है, क्या दी गई है? इसकी परिभाषा, केल्विन की परिभाषा दी गई है। मोल की परिभाषा कहाँ से दी गई है? मोल की परिभाषा दी गई है, मोल जो है वो पदार्थ का मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक है। मोल की पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। अब एक मोल में ठीक 6.0221407 गुणे 10⁻⁻23 की मूलभूत कण होते हैं, ठीक है, यहाँ पे गुणा नहीं दे रहा है, मतलब लिखना चाहिए, नहीं लिख रहा है, या इस बुक में आ नहीं पाया। तो एक मोल की ठीक 6.022140676 गुणे 10⁻23 ही मूलभूत कण होते हैं। यह संख्या आवोगाद्रो स्थिरांक Na का नियत संख्यात्मक मान होता है। क्या होता है? नियत संख्यात्मक मान होता है जब उसे मोल इनवर्स मात्रक में व्यक्त किया जाता है, और इसे आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। जब इसे मोल इनवर्स में व्यक्त किया जाता है, यानी मोल इनवर्स मात्रा में व्यक्त किया जाता है, और इसे आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है।
किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा संकेत n विशिष्ट मूल कणों की संख्या का अमाप होती है। ये मूल कण का एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं। कैंडिला क्या होता है? कैंडिला दी गई राशि मतलब दी गई दिशा में ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। ठीक है, कैंडिला, इसको क्या कहेंगे? कैंडिला। इसकी परिभाषा 540 गुणे 10 पे घाते 12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक वर्णी विकिरण की दीप्त, ठीक है, प्रभाविकता, जिसे शॉर्ट फॉर्म में केडी के नियत संख्यात्मक मान 683 को लेकर जब उसे आई एम, ठीक है, यानी कि आई एम वोल्ट इनवर्स डब्ल्यू इनवर्स के मात्रक में व्यक्त किया जाता है, तो उसे जो सी डी आर एस इनवर्स या सी डी एस आर के जी इनवर्स मीटर टू द पावर -2 एंड एस टू द पावर 3 के समान है, जहां किलोग्राम, मीटर और सेकेंड को एच सी और डेल्टा वी सी एस के पदों में परिभाषित किया जाता है। तो इसकी परिभाषा कैंडिला की यहाँ से दी गई है। इन परिभाषाओं में प्रयुक्त संख्याओं के मान न तो याद रखने की आवश्यकता है, ये ध्यान रखिए, ये बहुत ही स्पेशल बताया जा रहा है हमें कि इन परिभाषाओं में प्रयुक्त संख्याओं के मान न तो याद रखने की आवश्यकता है, न परीक्षा में पूछे जाने की, ठीक है, परीक्षा में पूछे जाने की, न ही हमें याद रखना है, न ही परीक्षा में से पूछे जाने की है। ये यहाँ पर केवल इनके मान की यथार्थता की सीमा का संकेत देने के लिए दिए गए हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मापन की तकनीकों में भी सुधार होता है। परिणाम स्वरूप मापन अधिक परिशुद्धता से होता है। इस गति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए मूल मात्रकों को संशोधित किया जाता है। अब मात्रक एवं मापन। समान प्रयोग के लिए अस्थायी मात्रक के अतिरिक्त कुछ अन्य मात्रक, जैसे पहला मिनट। अब मिनट का हमारा जो प्रतीक है शॉर्ट फॉर्म में MIN स्मॉल में लिखेंगे, और इसके मात्रक हमारे 60 सेकेंड होते हैं। घंटा को शॉर्ट फॉर्म में H लिखेंगे, दिन को D लिखेंगे, वर्ष को Y लिखेंगे, डिग्री को डिग्री की सेंटीग्रेड ऐसे 0 बनाकर, और लीटर को कैपिटल L से, टन को स्मॉल t से, कैरेट को C से, बार को बार से, क्यूरी को CI से, रोजन को R से, ठीक है। तो रोजन यानी कि अभी के इधर देखिए, तो एक घंटा में हमारा 60 मिनट इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है। एक दिन में 24 घंटे यानी 86,400 सेकेंड होंगे। एक वर्ष में 365.25 दिन यानी कि 3.156 गुणे 10 पे घाते 7 सेकेंड होगा। एक डिग्री सेंटीग्रेड में पाई बटा 180 रेडियन होगा। ठीक है। एक लीटर में एक डेकामीटर क्यू यानी 10 पे घाते ऋण 3 मीटर। 10 पे एक टन में 10 पे घाते 3 केजी होगा। ठीक है, यानी 1000 केजी का एक टन होगा। एक कैरेट में हमारे पास 200 ग्राम होंगे, 200 मिलीग्राम होंगे। एक बार में 0.1 MPa बराबर 10 पे घाते 5 पास्कल यानी पीए होगा। क्यूरी में 3.7 गुणे 10 पे घाते 10 पर सेकेंड होगा। रोजन हमारा जो होता है 2.58 गुणे 10 पे घाते ऋण 4 गुलाम पर केजी होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा रोजन है,
ये हमारा क्विंटल है, ये हमारा बार्न है, ये आर को ए से इंडिकेट करेंगे, हेक्टार को एच ए से, मानक वायुमंडलीय दाब को एटीएम से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, मोल का उपयोग करते समय मूल सत्ताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। मूल सत्ताएं, ठीक है, परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, अन्य कोई कण अथवा इसी प्रकार के कणों का विशिष्ट समूह हो सकता है। हम ऐसी भौतिक राशि के मात्रक का भी उपयोग करते हैं जिन्हें 7 मूल राशियों से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, परिशिष्ट A6 एसआई मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कुछ व्युत्पन्न मात्रक विशिष्ट ए यानी परिशिष्ट ए 6.a में दिए गए हैं। कुछ व्युत्पन्न मात्रक एसआई मात्रकों को विशिष्ट नाम दिए गए हैं। परिशिष्ट ए 6.2 और कुछ व्युत्पन्न एसआई मात्रक इन विशिष्ट नामों वाले व्युत्पन्न मात्रकों और 7 मूल मात्रकों के संयोजन से बनते हैं। परिशिष्ट ए 6.6 के 6 आपको तत्कालिक संदर्भ, ठीक है, आपको तत्कालिक संदर्भ और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इन मात्रकों को परिशिष्ट ए 6.2 एवं ए 6.3 में दिए गए हैं। समान व्यवहार में आने वाले अन्य मात्रक सारणी 1.2 में दिए गए हैं। एसआई मात्रक के समान गुणज और अपवर्तकों को व्यक्त करने वाले उपसर्ग और उनके प्रतीक परिशिष्ट A2 में दिए गए हैं। भौतिक राशियों, रासायनिक तत्वों और नाभिकों के संकेतों के उपयोग संबंधी समान विशिष्ट परिशिष्ट A7 में दिए गए हैं और आपके मार्गदर्शन और तत्कालिक संदर्भ में एसआई मात्रकों एवं अन्य मात्रकों संबंधी निर्देश परिशिष्ट A8 में दिए गए हैं। तो अब हम समझेंगे सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है? सार्थक अंक के बारे में हम जानेंगे कि हर मापन में त्रुटियां सम्मिलित होती हैं। हर मापन में कोई न कोई थोड़ी बहुत त्रुटियां होती हैं। अतः मापन के परिणामों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि मापन की परिशुद्धता स्पष्ट हो। साधारणतः मापन के नियमों को, ठीक है, साधारणतः मापन के परिणामों को हम लोग एक संख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसमें वह सभी अंक सम्मिलित होते हैं जो विश्वसनीय है तथा वह प्रथम अंक भी सम्मिलित किया जाता है जो अनिश्चित है। विश्वसनीय अंकों और पहले अनिश्चित अंकों को संख्या को सार्थक अंक माना जाता है। यानी कि जो विश्वसनीय अंकों और पहले निश्चित अंकों की को संख्या के सार्थक अंक माना जाता है। यदि हम कहें कि किसी सरल लोलक का दोलन काल 1.62 सेकेंड है तो इसमें अंक 1 एवं 6 तो विश्वसनीय एवं निश्चित है, जबकि अंक 2 अनिश्चित है। इस प्रकार मापित मान में 3 सार्थक अंक हैं। यदि मापन के, ठीक है, यदि मापन के द्वारा किसी वस्तु की लंबाई, ठीक है, 287.5 सेंटीमीटर व्यक्त की जाए तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं जिनमें 2, 8, 7 तो निश्चित हैं परंतु अंक 5 अनिश्चित है। अतः राशि के मापन के परिणाम में सार्थक अंकों से अधिक अंक लिखना अनावश्यक एवं भ्रामक होगा क्योंकि यह माप की परिशुद्धता के विषय में गलत धारणा देगा। किसी संख्या के सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझे जा सकते हैं। यानी
किसी संख्या के सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के नियम निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझे जा सकते हैं। जैसा पहले वर्णन किया जा चुका है कि सार्थक अंक मापन की परिशुद्धता इंगित करते हैं। जो मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर यानी कि अल्पतमांक पर निर्भर करती हैं। जो मापक यंत्र हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है कि अल्पतमांक पर निर्भर करती है। किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के यानी विभिन्न मतलब अलग अलग मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। यह महत्वपूर्ण टिप्पणी निम्नलिखित में से अधिक प्रेक्षणों को स्पष्ट कर देती है। पहला, उदाहरण के लिए लंबाई 2.308 सेंटीमीटर में 4 सार्थक अंक हैं, परंतु विभिन्न मात्रकों में इसी लंबाई इसी लंबाई को हम 0.02308 ठीक है 0.02308 मीटर या 23.08 mm या 23080 माइक्रोमीटर यानी कि 2380 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं। इन सभी संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या वही अर्थात 4 अंक 2308 है। यह दर्शाता है कि सार्थक अंकों की संख्या निर्धारित करने में दशमलव कहाँ लगा है, इसका कोई महत्व नहीं होता। उपर्युक्त उदाहरण से निम्नलिखित नियम प्राप्त होते हैं। पहला, यानी कि ये नियम हमें अब याद रखना है। क्या याद रखना है? कि सभी शून्योत्तर सार्थक अंक होते हैं। यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं दो शून्योत्तर अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर पर प्रथम शून्योत्तर अंक के बाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होते। जैसे 0.002308 में अधो यानी ये जो नीचे संख्या रेखा खींची गई है शून्य सार्थक अंक नहीं है, यानी ये हमारे सार्थक अंक नहीं है। बाकी इसमें जो 2308 में 0 है वो सार्थक अंक है। तो ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है कि अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अतः 123 मीटर इक्वल टू 12300 सेंटीमीटर इक्वल टू 12300 mm में 3 ही सार्थक अंक हैं। ठीक है, केवल 3 ही सार्थक अंक है, 1 2 3। संख्या में अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं है, तथापि आप अगले प्रेक्षण पर भी ध्यान दे सकते हैं। अब हमें एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। संख्या 3.500 या 0.06900 में 4 सार्थक अंक हैं। 2 अनुगामी शून्य सार्थक अंक हैं। ठीक है या नहीं, इस विषय में भ्रांति हो सकती है। मान लीजिए किसी वस्तु की लंबाई 4.700 मीटर लिखी गई है। इस प्रेक्षण से यह स्पष्ट है कि जहां शून्य का उद्देश्य माप की परिशुद्धता को बतलाना है, अतः यहाँ सभी शून्य सार्थक अंक हैं। यदि ये सार्थक न होते तो इनको स्पष्ट रूप से लिखने की आवश्यकता न होती।
तब सीधे सीधे हम अपनी माप 4.7 मीटर लिख सकते थे। अब मान लीजिए हम अपना मात्रक बदल लेते हैं, तो जैसे 4.700 मीटर या 470.0 सेंटीमीटर या 0.004700 मीटर किलोमीटर या 4700 mm यानी कि 4700 mm, इस तरह से अगर हम लिखें, क्योंकि अंतिम संख्या में 2 शून्य बिना दशमलव वाली संख्या के अनुगामी शून्य है, अतः प्रेक्षण 1 के अनुसार हम इस गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस संख्या में 2 सार्थक अंक हैं, जबकि वास्तव में इसमें 4 सार्थक अंक, ठीक है, 4 सार्थक अंक है। मात्र मात्रकों के परिवर्तन से सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब नंबर 3 हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तीसरा, सार्थक अंकों के निर्धारण में इस प्रकार की संदिग्धता को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि प्रत्येक को वैज्ञानिक संकेत 10 की घात के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इस संकेत पद्धति में प्रत्येक संख्या को a गुणे, यानी इस तरह से a गुणे 10 पे घाते b के रूप में लिखा जाता है, जहां a 1 से 10 के बीच की संख्या है, कि कोई भी संख्या हो सकती है, और b जो है कि 10 की कोई धनात्मक या ऋणात्मक घात है। संख्या की सन्निकट अवधारणा बनाने के लिए हम इसका पूर्णांकन कर सकते हैं, यानी a गुणे, यानी a जो है वो छोटा है और बराबर है 5 के होने पर इसे 1 और 5 जो है लेस देन a, और a जो है लेस देन इक्वल टू 10 होने, ठीक है, होने पर 10 का मान, ठीक है, होने पर 10 का मान सकते हैं, यानी 1 और होने पर, यानी जो भी होगा वो a छोटा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए 5 होने पर इसे 1 और 10 मान सकते हैं। तब इस संख्या को लगभग 10 पे घाते b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें 10 की घात b भौतिक राशि के परिमाण की कोटि, ठीक है, परिमाण की कोटि कहलाती है। जब केवल एक अनुमान की आवश्यकता हो तो यह कहने से काम चलेगा कि राशि 10 पे घाते b की कोटि की है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का व्यास, अगर हम पृथ्वी का व्यास लें तो पृथ्वी का व्यास हम बोल सकते हैं 1.28 गुणे 10 पे घाते 7 मीटर। तो इसको हम लोग 10 पे घाते 7 मीटर की कोटि का है कहेंगे, यानी कि पृथ्वी का व्यास कहेंगे 10 पे घाते 7 मीटर की कोटि का है। इसके परिमाण की कोटि 7 है। हाइड्रोजन परमाणु का व्यास 1.06 गुणे 10 पे घाते ऋण 10 मीटर है और 10 पे घाते ऋण 10 मीटर की कोटि का है। इसके परिमाण की कोटि ऋण 10 है। अतः पृथ्वी का व्यास हाइड्रोजन परमाणु के व्यास से 17 परिमाण कोटि बड़ा है। प्रायः एक अंक के बाद दशमलव लगाने की प्रथा है। इससे ऊपर प्रेक्षण ए में उल्लिखित भ्रांति लुप्त हो जाता है। तो 4.700 मीटर बराबर 4.700 गुणे 10 पे घाते 2 सेंटीमीटर है, बराबर इसको आप लिख सकते हैं 4.700 गुणे 10 पे घाते 3 mm। अब इसको किलोग्राम में आप लिखेंगे तो 4.700 गुणे 10 पे घाते ऋण 3 किलोमीटर। यह सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने में 10 की घात असंगत है। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने में 10 की घात असंगत है तथापि वैज्ञानिक संकेत में आधार संख्या के सभी शून्य
सार्थक अंक होते हैं। इस प्रणाली में सभी संख्या में 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वैज्ञानिक संकेत के आधार पर संख्या ए के अनुगामी शून्यों के बारे में कोई भ्रांति नहीं रह जाती, वे सदैव सार्थक अंक होते हैं। किसी भी मापन के प्रस्तुतिकरण की वैज्ञानिक संकेतन, नंबर 4 हमारा क्या है, किसी भी मापन के प्रस्तुतिकरण की वैज्ञानिक संकेतन विधि एक आदर्श विधि है। यदि परंतु यदि यह विधि नहीं अपनाई जाती तो हम पूर्वगामी उदाहरण में निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। पहला, एक से बड़ी बिना दशमलव वाली संख्या के लिए अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं है। दूसरा, दशमलव वाली संख्या के लिए अनुगामी शून्य सार्थक अंक है। 5, एक से छोटी संख्या में पारस्परिक रूप से दशमलव के बाईं ओर शून्य, बाईं ओर लिखा शून्य जैसे 0.1250 कभी भी सार्थक अंक नहीं होता तथा किसी माप में ऐसी संख्या के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। 6 हमारे पास जो है छठा, गुणक या विभाजी कारक जो न तो पूर्ण यानी कि पूर्णांकित संख्याएं होती हैं और न ही किसी मापित मान को निरूपित करती हैं, अर्थात होती हैं और इनमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए जो r हमारा है वो d/2 है, यस हमारा है 2πr में गुणांक 2 है। ठीक है, में गुणांक 2 एक क्या है, एक यथार्थ संख्या है और इसे 2.0, 2.00 या 2 चाहे जितना जीरो इधर लगा लीजिए, जो भी आवश्यक हो लिखा जा सकता है। इसी प्रकार अगर t जो हमारा है t/n में n एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है ये सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम, इसको हम अगले अपने वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।